दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सीरियस इशू के बारे में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये हर किसी को अफेक्ट करता है, लेकिन क्या हम इसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं? चलिए जानते हैं। पोल्यूशन और इकोनॉमी। कुछ लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट पोल्यूशन का मेन रीजन है। डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट्स काटे जाते हैं, इंडस्ट्रीज से स्मोक और केमिकल वेस्ट निकलता है और गाड़ियों से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ये चेन रुकती नहीं है। पोल्यूशन का मतलब जब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हाउसहोल्ड्स और व्हीकल्स एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं तो यूज पोल्यूशन कहते हैं। फैक्ट्रीज का स्मोक, केमिकल वेस्ट और एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स पोल्यूशन को बढ़ते हैं। B.R. शिलर ने कहा है, पोल्यूशन एक एक्सटर्नलिटी है जिसमें किसी भी मार्केट एक्टिविटी का कॉस्ट दूसरों को इम्पैक्ट करता है। मतलब जो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स फैला रही है, उसका नुकसान आम लोगों को होता है। सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जीवन मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का धुआं। वाटर पोल्यूशन, केमिकल वेस्ट और गार्बेज से नदियां और समुंदर गंदे होते हैं। सॉइल पोल्यूशन, एक्सेस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल्स और लाउडस्पीकर्स का एक्सेसिव यूज। कंक्लूजन। लेकिन उम्मीद अभी भी है। अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, एफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करें तो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। हवा जो हमें फ्री में मिली है, वही अगर पोल्यूटेड हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। WHO के मुताबिक एयर पोल्यूशन टैब होता है जब इंसान अपनी एक्टिविटीज से हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला देता है। ये पोल्यूशन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, विजन लॉस और कभी-कभी मौत तक का कारण बन सकता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लीड जैसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जो एयर क्वालिटी खराब करते हैं। व्हीकल एमिशंस, गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ता है। रूरल एरियाज, गांव में लोग लकड़ी और गोबर के उपयोग से स्मोक जनरेट करते हैं जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। अर्बन एरियाज, सिटीज में इंडस्ट्रीज, गाड़ियां, मॉस्कीटो किलर कॉल्स और पेस्टिसाइड्स पोल्यूशन बढ़ते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बड़ा उदाहरण है कि एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं तो एसिड रेन होती है जो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, CFCs और पोल्यूशन ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं जो हार्मफुल UV रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। वाटर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज और घरों का वेस्ट डायरेक्टली नदियों और समुंदर में गिरता है जो मरीन लाइफ और ड्रिंकिंग वाटर को डैमेज करता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। प्लास्टिक और हैजर्डस वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजल ना होने की वजह से पोल्यूशन और डिजीजेस फैलता है। डिफॉरेस्टेशन। जंगल काटने से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ते हैं और एयर क्वालिटी गिरती है। नॉइज पोल्यूशन। व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और लाउडस्पीकर्स के एक्सेसिव यूज से हियरिंग लॉस और स्ट्रेस होता है। डिस्पोजल ऑफ रिएक्टिव वेस्ट, रेडिएशन डेंजर्स। न्यूक्लियर वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर सही तरह डिस्पोज ना हो तो सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज। पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट पैटर्न्स डिसरप्ट हो रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन।
जमीन का इनफर्टाइल होना और ग्रीनरी का खत्म होना एक बड़ा एनवायरनमेंटल इशू है। डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। कंक्लूजन। लेकिन उम्मीद अभी भी है। अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, एफॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करें तो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस हवा में मिल जाते हैं जो हेल्थ, एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बुरा असर डालते हैं। ये पोल्यूशन दो तरीकों से हो सकता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्सेस से। ए, नेचुरल सोर्सेस। वॉल्केनिक इरप्शंस। जब वॉल्केनो फटता है तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड SO, कार्बन डाइऑक्साइड CO और ऐश रिलीज होती है जो एयर क्वालिटी को बिगाड़ सकती है। एग्जाम्पल, 1991 में माउंट पिंतुबो एरप्शन ने ग्लोबल टेम्परेचर को टेम्पररीली रिड्यूस कर दिया था। वाइल्ड फायर्स। जंगल में लगने वाली आग से बहुत ज्यादा स्मोक और पर्टिकुलेट मैटर हवा में चला जाता है जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स हर साल एयर क्वालिटी को खराब करते हैं जिसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। बी, ह्यूमन मेड सोर्सेस। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स से सल्फर डाइऑक्साइड SO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, पर्टिकुलेट मैटर PM और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs निकलते हैं। एग्जाम्पल, चाइना के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में एयर पोल्यूशन के हाई लेवल्स की वजह से स्मॉग ब्लैंकेट बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, कार्स, ट्रक्स और एयरप्लेन्स से कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, पर्टिकुलेट मैटर और हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली की ट्रैफिक पोल्यूशन के वजह से वहां की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जाता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उसे से अमोनिया NH और मीथेन CH हवा में मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा के फील्ड्स में पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR में स्मॉग बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाने और तोड़ने से डस्ट और पर्टिकुलेट मैटर हवा में चला जाता है। एग्जाम्पल, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में रैपिड अर्बनाइजेशन के वजह से कंस्ट्रक्शन डस्ट पोल्यूशन बढ़ गया है। वेस्ट डिस्पोजल, लैंडफिल्स और वेस्ट इंसिनरेशन मीथेन CH और हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, गाजीपुर लैंडफिल साइट से मीथेन गैस रिलीज होती है जो ग्लोबल वार्मिंग और लोकल एयर पोल्यूशन दोनों को बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटने से नेचुरल एयर फिल्टरिंग प्रोसेस डिसरप्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है लेकिन डिफॉरेस्टेशन के वजह से वहां का कार्बन सिंक कम हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जलाने से CO, SO और NO रिलीज होते हैं जो एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वेल एमिशंस इंडिया के मेजर एयर पोल्यूशन सोर्सेस है। इंडोर सोर्सेस, कुकिंग फ्यूल्स, स्मोकिंग और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी इंडोर एयर पोल्यूशन का बड़ा रीजन है। एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में चूल्हा जलाने से और अर्बन होम्स में सिंथेटिक स्प्रेस और पेंट्स से इंडोर एयर क्वालिटी इंपैक्ट होती है। वाटर पोल्यूशन। 70% अर्थ वाटर से कवर्ड है लेकिन यूसेबल फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। क्लीन वाटर एक डिवाइन बाउंटी है और बिना इसके लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वाटर पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है जो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को डैमेज करती है। कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन।
अर्बन वेस्ट डंपिंग, शहरों में लॉग गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों और लेक्स में डाल देते हैं, जो वाटर को कंटामिनेट करता है। एग्जाम्पल यमुना रिवर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से सीवियर हो चुका है। ह्यूमन वेस्ट सैनिटेशन इश्यूज, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज और सीवेज ट्रीटमेंट की कमी की वजह से ह्यूमन वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जाता है। एग्जाम्पल गंगा रिवर के कई हिस्सों में अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज होने से पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट, फैक्ट्रीज और खेती के केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वाटर सोर्सेज में मिलकर मरीन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेशन एक मेजर इशू बन गया। सीवेज ड्रेनेज इश्यूज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से सीवेज और रेन वाटर मिक्स हो जाता है, जो वाटर बोर्न डिजीजेस बढ़ता है। एग्जाम्पल मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मॉनसून के टाइम वाटर लॉगिंग के वजह से पोल्यूशन और इन्फेक्शंस बढ़ जाती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हेल्थ हैजर्ड्स, पोल्यूटेड वाटर से कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस और टाइफॉइड जैसे डिजीजेस फेट है। मरीन लाइफ डिस्ट्रक्शन, पोल्यूटेड वाटर से फिश और अदर एक्वाटिक लाइफ इंपैक्ट होती है, जो फूड चेन को डिसरप्ट करता है। एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, कंटामिनेटेड वाटर से खेती का प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों खराब होते हैं। अब हम बात करेंगे एक और सीरियस एनवायरनमेंटल इशू के बारे में, नॉइज पोल्यूशन। आजकल के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपको पता है कि ज्यादा नॉइज सिर्फ इरिटेट ही नहीं करता, बल्कि हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है? चलिए समझते हैं नॉइज पोल्यूशन को डिटेल में। नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन एक ऐसी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड की वजह से होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये और भी सीरियस इशू बनता जा रहा है। पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज तक लिमिटेड थी, लेकिन आज के टाइम में ये हर जगह फैल चुकी है, चाहे वो सिटीज हो या विलेजेस। साउंड और नॉइज में क्या फर्क है? साउंड एक स्पेशल टाइप का प्रेशर वेव होता है जो एयर, लिक्विड या सॉलिड से ट्रैवल करता है। हर साउंड नॉइज नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, म्यूजिक या नेचर साउंड्स सूदिंग भी हो सकती है। नॉइज जब साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए और ये डेली लाइफ को डिस्टर्ब करे, तब यूज नॉइज कहते हैं। हाई इंटेंसिटी साउंड जो स्पीच, स्लीप और कंसंट्रेशन को इफेक्ट करे, वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल एक मधुर गाना एक प्लेजेंट साउंड हो सकता है, लेकिन वही गाना अगर फुल वॉल्यूम पार बजा दिया जाए तो वो नॉइज बन सकता है। साइलेंस क्या है? जब किसी जगह कोई भी साउंड नहीं होता, यूज साइलेंस कहते हैं। परफेक्ट साइलेंस का मतलब होता है 0 डेसिबल dB। मतलब अगर एक छोटा सा साउंड भी क्रिएट हो तो वो ऑडिबल होगा। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिसर्च कहता है कि अगर नॉइज लेवल 90 डेसिबल्स से ज्यादा हो जाए तो ये हियरिंग लॉस और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। नॉइज पोल्यूशन सिर्फ इरिटेट ही नहीं करता, बल्कि स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी और हाइपरटेंशन भी कॉज करता है। नॉइज पोल्यूशन का मेन सोर्स वो एक्टिविटीज है जो 50 to 55 डेसिबल्स से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है। ये मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। कम्युनिटी नॉइज। लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स का यूज रिलीजियस और सोशल गैदरिंग्स में। वेडिंग फंक्शंस और जागरणस, जिसमें लाउड म्यूजिक बजाया जाता है। पॉलिटिकल रैलीज और इलेक्शन कैंपेन्स, जिसमें हाई वॉल्यूम माइक और स्पीकर्स यूज होते हैं।
इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नॉइज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जिसमें हैवी मशीनरी का उसे होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे बिल्डिंग्स या रोड का कंस्ट्रक्शन। ट्रांसपोर्ट नॉइज, कार्स, बसेस, ट्रक्स के एक्सेसिव हॉर्किंग और इंजन साउंड्स। रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स का कंटिन्यूअस नॉइज। स्ट्रीट हाउस होल्ड नॉइज, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स और मार्केट एरियाज का कंटिन्यूअस शाउटिंग और बार्गेनिंग। हाउस होल्ड एप्लायंसेस जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी या हाई वॉल्यूम म्यूजिक सिस्टम्स। मोटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट सेक्टर नॉइज पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स और बसेस के इंजन्स और हॉर्किंग से हाई लेवल नॉइज होती है। रेलवे ट्रेन्स और उनके हॉर्न्स भी बहुत लाउड होते हैं। जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स का हाई पिच्ड नॉइज अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को इम्पैक्ट करता है। सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट मोड्स तो ह्यूमन हियरिंग के लिए और भी डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल, एयरपोर्ट्स के पास रहने वे लोग हमेशा प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के हाई नॉइज लेवल की वजह से डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। अदर मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। पावर जनरेटर्स, जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो लोग जनरेटर्स का उसे करते हैं जो पूरे एरिया की शांति बिगाड़ देते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स जैसे मशीन्स लाउड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं जो गांव के आसपास के लोगों और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करता है। डोमेस्टिक सेक्टर, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स और वॉशिंग मशीन्स भी इंडोर नॉइज पोल्यूशन बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस बनाने के लिए रोड रोलर्स और बिग मशीन्स का उसे होता है जो हाई डेसिबल लेवल तक नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में चलने वाली हैवी मशीन्स और माइंस में होने वाले ब्लास्ट्स भी मेजर नॉइज पोल्यूशन का सोर्स है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है क्योंकि इंडस्ट्रीज और मशीन्स का ज्यादा उसे होता है। इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। एक जनरल इम्पैक्ट, लाउड नॉइज से ह्यूमन हेल्थ और हैप्पीनेस इम्पैक्ट होती है। ज्यादा नॉइज की वजह से लोगों की स्पीकिंग एबिलिटी, स्लीप और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स और मेडिटेटर्स के लिए नॉइज एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और मेडिटेशन पर ध्यान नहीं लगा पाते। 2. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली लाउड नॉइज सुनता रहे तो उसके बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च बताता है कि ज्यादा शोर से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। 3. फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। नॉइज पोल्यूशन से हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज्यादा नॉइज एक्सपोजर मिसकैरेज और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का रीजन बन सकता है। एग्जाम्पल, 90 डेसिबल्स से ज्यादा नॉइज ह्यूमन ईयर्स के लिए हार्मफुल होता है और हियरिंग लॉस का कॉज बन सकता है। सॉइल पोल्यूशन। ये तब होता है जब जमीन में हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस नेचुरल लेवल से ज्यादा मिल जाते हैं जो सॉइल क्वालिटी, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैजर्डस केमिकल्स, हैवी मेटल्स और टॉक्सिक वेस्ट सॉइल में डंप करती है। एग्जाम्पल, ऑयल स्पिल्स, केमिकल लीक्स और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से जमीन खराब होती है जिसे क्रॉप्स और ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ये पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि हमें भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। 1. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड्स,
हर्बिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का ओवरयूज या इम्प्रॉपर यूज सॉइल पोल्यूशन को बढ़ता है। लाइवस्टॉक फार्मिंग से एनिमल मैन्योर भी सॉइल कॉन्टैमिनेशन का एक सोर्स है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज ग्राउंड वाटर तक सीप कर सकता है, जो क्रॉप्स और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। 2. माइनिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। माइनिंग और ऑयल ड्रिलिंग से हैवी मेटल्स, मिनरल्स और टॉक्सिक केमिकल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, माइनिंग एरियाज में लीड और मरकरी जैसे मेटल्स सॉइल को टॉक्सिक बना देते हैं। 3. वेस्ट डिस्पोजल। लैंडफिल्स और डंप साइट्स से इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट सॉइल को कंटामिनेट कर सकता है। एग्जाम्पल, ई वेस्ट से लीड और कैडमियम सॉइल और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। 4. अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन डेब्री और व्हीकल एमिशंस से सॉइल पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग मटेरियल्स से सीमेंट और पेंट केमिकल्स सॉइल को हार्म कर सकते हैं। 5. ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल्स के ऑयल लीक्स और रोड डी-आइसिंग सॉल्ट्स रोड साइड सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। एग्जाम्पल, हाईवे के आसपास लीड और अदर टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। 6. एक्सीडेंटल स्पिल्स लीक्स। केमिकल स्पिल्स और पाइपलाइन रप्चर्स से सॉइल कॉन्टैमिनेशन होता है। एग्जाम्पल, ऑयल टैंकर स्पिल से लार्ज एरिया का सॉइल कंटैमिनेटेड हो सकता है। 7. न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। चेरनोबिल और फुकुशिमा डिजास्टर्स जैसे एक्सीडेंट्स सॉइल को रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से कंटैमिनेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, न्यूक्लियर कॉन्टैमिनेशन से क्रॉप्स अनसेफ हो जाते हैं और ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होती है। 8. एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन। एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स जैसे हैवी मेटल्स और टॉक्सिक पार्टिकल्स सॉइल पे सेटल होके पोल्यूशन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल, फैक्ट्री एमिशंस से एसिड रेन सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड कर सकती है। 9. इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। पुअर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से पैथोजेंस और हैवी मेटल्स सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज से सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, कंटामिनेटेड सॉइल में क्रॉप्स वीक हो जाते हैं। इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचता है। सॉइल कॉन्टैमिनेशन का इफेक्ट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पे होता है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क। कंटैमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है। सॉल्यूशंस प्रिवेंशन। 1. कीकैप सॉइल टेस्टिंग रिमीडिएशन। कंटैमिनेटेड सॉइल डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। 2. कीकैप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज पोल्यूशन कंट्रोल कर सकता है। 3. कीकैप प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट डिस्पोजल को इको फ्रेंडली मेथड्स से मैनेज करना होगा। 4. कीकैप स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज। गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एनफोर्स करनी चाहिए। 5. कीकैप पब्लिक अवेयरनेस। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना और सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हर दिन हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जो अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। 1. कीकैप हाउस होल्ड वेस्ट। डेली हाउस होल्ड का वेस्ट जैसे फूड स्क्रैप्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, फर्नीचर, अप्लायंसेस और क्लोथिंग। 2. कीकैप कमर्शियल वेस्ट। बिजनेसेस और ऑफिसेस का वेस्ट जैसे पेपर, पैकेजिंग मटेरियल्स और ओल्ड इक्विपमेंट। 3. कीकैप इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का हैजर्डस और नॉन हैजर्डस वेस्ट। 4. कीकैप कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट। कंक्रीट, वुड, ब्रिक्स और इंसुलेशन मटेरियल्स जो बिल्डिंग एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं।
5 की कैप मेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल्स और लैबोरेटरीज का इन्फेक्शियस और हैजर्डस वेस्ट। 6 की कैप ई वेस्ट, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर्स, टीवीएस और मोबाइल फोन्स जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं। 7 की कैप टॉक्सिक हैजर्डस वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और कंटामिनेटेड सॉइल जो ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। 8 की कैप रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, पेपर, ग्लास, मेटल्स और प्लास्टिक्स जो रिसाइकलिंग के थ्रू रीयूज हो सकते हैं। 9 की कैप यार्ड वेस्ट, गार्डन और यार्ड से जनरेट होने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे ग्रास क्लिपिंग्स और ट्री ट्रिमिंग्स। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रीयूज करना। कंपोस्टिंग, फूड और ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोस्ट करके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना। लैंडफिलिंग, वेस्ट को प्रॉपरली डेजिग्नेटेड लैंडफिल्स में डंप करना जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स फॉलो करें। इंसिनरेशन, वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर बर्न करके एनर्जी जनरेट करना। वेस्ट टू एनर्जी, एडवांस्ड टेक्निक्स से बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। रिड्यूस रीयूज, प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल आइटम्स का यूज मिनिमाइज करना और आइटम्स को मल्टीपल टाइम्स रीयूज करना। कंक्लूजन। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है। हम सब मिलकर एक क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। सॉलिड वेस्ट वो कचरा या मटेरियल्स होते हैं जो यूज होने के बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। ये घर, बिजनेस, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स से जनरेट होते हैं। रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट एक जरूरी प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को क्लीन और पोल्यूशन फ्री बनाने में मदद करता है। ये प्रोसेस कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिवाइड होता है। 1 की कैप कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल वेस्ट, रिसाइक्लेबल कचरा जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल्स अलग बिन्स में कलेक्ट किया जाता है। 2 की कैप सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स या मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज (MRFs) तक ले जाया जाता है जहां मैनुअल और ऑटोमेटिक सॉर्टिंग की जाती है। 3 की कैप प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग, कचरे को क्लीन और रिफाइन किया जाता है। जैसे पेपर से इंक हटाई जाती है, प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और ग्लास को क्रश किया जाता है। 4 की कैप बेलिंग और कंपैक्शन, रिसाइकलिंग वेस्ट को कॉम्प्रेस करके बड़ी बेल्स बनाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इजी हो सके। 5 की कैप मैन्युफैक्चरिंग रीप्रोसेसिंग, ये रिसाइकल्ड मटेरियल्स नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। रिसाइकल्ड पेपर से नए नोटबुक्स बनती है, प्लास्टिक बॉटल्स से नए प्लास्टिक आइटम्स बनते हैं। 6 की कैप मार्केट फॉर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, पब्लिक और इंडस्ट्रियल डिमांड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है। रिसाइकल्ड लेबल्स वेल प्रोडक्ट्स खरीदने से एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलता है। 7 की कैप कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, पब्लिक को एजुकेट करना जरूरी है ताकि लोग रिसाइक्लेबल्स और नॉन रिसाइक्लेबल्स को अलग अलग डिस्पोज करें। 8 की कैप गवर्नमेंट सपोर्ट, रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स बेनिफिट्स और डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट का बेस्ट सॉल्यूशन। कंपोस्टिंग एक नेचुरल और इको फ्रेंडली प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स: सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोल्यूशन और लैंडफिल्स को रिड्यूस करता है, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है। कंपोस्टिंग के 3 मेथड्स होते हैं। एरोबिक कंपोस्टिंग, ऑक्सीजन के साथ फास्ट डिकम्पोजिशन। एनारोबिक कंपोस्टिंग, ऑक्सीजन के बिना लेकिन मीथेन गैस रिलीज होती है।
वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म्स का यूज करके ऑर्गेनिक वेस्ट जल्दी ब्रेक होता है। कंपोस्टिंग एक सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेथड। इंट्रोडक्शन। कंपोस्टिंग एक नेचुरल और इको फ्रेंडली तरीका है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। ये फूड स्क्रैप्स, यार्ड वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को फर्टिलाइजर में बदलने का एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। कंपोस्टिंग प्रोसेस कैसे काम करता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कलेक्ट किया जाता है। इसमें फ्रूट और वेजिटेबल पील्स, कॉफी ग्राउंड्स, ड्राई लीव्स और ग्रास क्लिपिंग्स जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड होते हैं। दो प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्टिंग मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट किया जाता है ताकि जल्दी डिकम्पोज हो सके। छोटी साइज होने से एयर और मॉइस्चर अच्छे से सर्कुलेट कर सकता है। 3 की कैप क्रिएशन ऑफ कंपोस्ट पाइल या बिन। कंपोस्टिंग के लिए घर पर एक कंपोस्ट बिन या ओपन कंपोस्ट पाइल बनाई जाती है। कंपोस्ट पाइल में ब्राउन मटेरियल्स, ड्राई लीव्स, कार्डबोर्ड, स्ट्रॉ और ग्रीन मटेरियल्स, फूड स्क्रैप्स, फ्रेश ग्रास का बैलेंस जरूरी होता है। ब्राउन मटेरियल्स कार्बन प्रोवाइड करते हैं और ग्रीन मटेरियल्स नाइट्रोजन। 4 एरेशन मॉइस्चर कंट्रोल। कंपोस्ट पाइल को रेगुलरली मिक्स या टर्न करना जरूरी होता है ताकि ऑक्सीजन सर्कुलेट हो। कंपोस्ट पाइल ना ज्यादा ड्राई हो ना ज्यादा वेट, सही मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना होता है। 5 डिकम्पोजिशन प्रोसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। इस प्रोसेस में हीट जनरेट होती है जो कंपोस्ट पाइल के टेम्परेचर को बढ़ता है। धीरे धीरे कंपोस्ट का टेक्सचर और कलर चेंज होने लगता है। 6 क्यूरिंग मैच्योरिंग। जब कंपोस्ट प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाता है तो यूज क्योर और मैच्योर होने के लिए कुछ महीने छोड़ दिया जाता है। जब कंपोस्ट डार्क कलर का, क्रम्बली और अर्थी स्मेल वाला हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि ये तैयार हो गया है। 7 यूज ऑफ कंपोस्ट। तैयार कंपोस्ट गार्डन में सॉइल इंप्रूव करने, प्लांट्स के ग्रोथ बढ़ाने और वाटर रिटेंशन एनहांस करने में मदद करता है। इसका यूज एग्रीकल्चर और लैंडस्केपिंग में भी होता है, जिसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसे कम हो जाता है। कंक्लूजन। कंपोस्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन और नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर हम घर में कंपोस्टिंग शुरू करें तो हम लैंडफिल्स और पोल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं। आज से कंपोस्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इंसिनरेशन एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन। इंसिनरेशन एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें सॉलिड वेस्ट को बर्न करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ये लैंडफिल स्पेस को कम करता है और एनर्जी प्रोडक्शन का एक अल्टरनेटिव सोर्स है। लेकिन पोल्यूशन और हेल्थ कंसर्न्स भी इससे जुड़े हैं। इंसिनरेशन का प्रोसेस। एक वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। सॉलिड वेस्ट हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज से कलेक्ट किया जाता है और इंसिनरेशन फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 2 प्री ट्रीटमेंट। इंसिनरेशन से पहले नॉन कॉम्बस्टिबल और हैजर्डस मटेरियल्स जैसे बैटरीज, मेटल्स और ग्लास को अलग किया जाता है। ये स्टेप सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ता है। 3 कॉम्बशन प्रोसेस। वेस्ट को हाई टेम्परेचर फर्नेसेस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बर्न किया जाता है। ये वेस्ट वॉल्यूम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और हीट जनरेट करता है। 4 एनर्जी रिकवरी। बर्निंग प्रोसेस से हीट प्रोड्यूस होती है जो स्टीम जनरेट कर सकती है। ये स्टीम टरबाइन्स को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है।
कुछ फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए भी इस हीट का यूज करती है। 5 एयर पोल्यूशन कंट्रोल। इंसिनरेशन से गैसेस और पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, लेकिन मॉडर्न एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, जैसे स्क्रबर्स एसिडिक गैसेस को रिमूव करते हैं। बैग फिल्टर्स पर्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करते हैं। एससीआर सिस्टम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एनॉक्स एमिशंस को कम करता है। आज के मॉडर्न इंसिनरेटर्स स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ताकि एयर क्वालिटी प्रोटेक्ट हो सके। 6 रेसिड्यू मैनेजमेंट। बर्निंग के बाद ऐश राख बचती है जो मेटल्स और इनर्ट मटेरियल्स कंटेन करती है। ये ऐश लैंडफिल्स में डिस्पोज की जाती है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने में यूज होती है। एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स। एमिशंस पोल्यूशन। इंसिनरेशन के दौरान CO, SO, एनॉक्स और हैजर्डस एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। अगर कंट्रोल ना हो तो ये एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हेल्थ रिस्क्स। स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के बावजूद कुछ लॉग एमिशंस और टॉक्सिक एक्सपोजर को लेकर कंसर्न्ड है। लंबी समय तक पोल्यूशन एक्सपोजर हेल्थ इश्यूज बढ़ा सकता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस। इंसिनरेशन फैसिलिटीज स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस फॉलो करती है। गवर्नमेंट एजेंसीज उनकी मॉनिटरिंग करती है ताकि पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंक्लूजन। इंसिनरेशन वेस्ट रिडक्शन और एनर्जी जनरेशन का एक एफिशिएंट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल प्रॉपरली हो तो ये एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बन सकती है। लैंडफिलिंग एक वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक। इंट्रोडक्शन। जब सॉलिड वेस्ट रिसाइकल या इंसिनरेट नहीं किया जा सकता तो यूज लैंडफिल में डिस्पोज किया जाता है। लैंडफिल्स एक डेजिग्नेटेड और कंट्रोल्ड एरिया होते हैं जिसमें वेस्ट सेफ और एनवायरमेंटली मैनेज्ड तरीके से डिस्पोज होता है। लैंडफिल का काम करने का तरीका। एक साइट सिलेक्शन डिजाइन। लैंडफिल का लोकेशन केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है ताकि एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क्स कम हो। साइट सिलेक्शन के फैक्टर्स। वेस्ट जनरेशन सोर्सेस के पास हो। जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस सूटेबल हो। पोल्यूशन प्रिवेंशन मेजर्स फॉलो किए जा सके। लैंडफिल्स में लाइनर्स, लीचेट कलेक्शन सिस्टम्स और गैस कलेक्शन सिस्टम्स होते हैं जो सॉइल और वाटर कॉन्टैमिनेशन रोकने और मीथेन गैस कैप्चर करने में मदद करते हैं। 2 वेस्ट प्लेसमेंट। हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्री और नॉन हैजर्डस वेस्ट गार्बेज ट्रक्स से लैंडफिल साइट तक ले जाया जाता है। वेस्ट को स्पेसिफिक सेल्स में प्लेस किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है और सॉइल से कवर किया जाता है ताकि बदबू कंट्रोल हो, एनिमल्स और पेस्ट्स वेस्ट ना स्कैटर करें, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकॉम्पोजिशन स्मूथली हो। 3 एनवायरनमेंटल कंट्रोल्स। लैंडफिल्स को कॉन्टैमिनेंट्स रिलीज होने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। लाइनर्स हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE का उसे होता है ताकि वेस्ट ग्राउंड वाटर से ना मिले। लीचेट कलेक्शन सिस्टम वेस्ट के थ्रू पास होने वाले लिक्विड्स को कलेक्ट और ट्रीट किया जाता है। गैस कलेक्शन सिस्टम डिकॉम्पोजिशन से मीथेन गैस बनता है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है या फ्लेयर्ड किया जाता है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो सके। 4 मॉनिटरिंग रेगुलेशन। लैंडफिल्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट होते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शंस, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग और एयर क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज लैंडफिल सेफ्टी और कंप्लायंस चेक करती है। 5 क्लोजर पोस्ट क्लोजर केयर।
जब एक लैंडफिल कंप्लीटली फिल हो जाता है तो उससे सील किया जाता है और वेजिटेशन उगी जाती है। पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग होता है ताकि लीकेज या एनवायरनमेंटल हैजर्ड्स ना हो। कुछ ओल्ड लैंडफिल्स को पार्क्स या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलर विंड फार्म्स के लिए भी कन्वर्ट किया जाता है। लैंडफिल के चैलेंजेस। लैंड कंजम्पशन। लैंडफिल्स बहुत ज्यादा जगह लेते हैं जो अर्बन एरियाज में एक बड़ा इशू है। मीथेन एमिशंस। ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर मीथेन प्रॉपरली मैनेज ना हो। ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेशन। अगर लैंडफिल प्रॉपरली लाइंड ना हो तो पोल्यूशन होने का रिस्क होता है। लैंडफिल क्लोजर हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक जरूरी कदम। इंट्रोडक्शन। जब एक लैंडफिल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो उसका क्लोजर और पोस्ट क्लोजर केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट भी एक क्रूशल प्रोसेस है जो एनवायरनमेंटल और ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स को कंट्रोल करता है। लैंडफिल क्लोजर पोस्ट क्लोजर केयर। एक लैंडफिल क्लोजर प्रोसेस। जब लैंडफिल बैंड होने वाला होता है तो उस पर एक फाइनल कैप कवरिंग लगाया जाता है जो रेन वाटर को लैंडफिल के अंदर सीप होने से रोकती है, ओडोर्स और गैस एमिशंस को कम करती है, सॉइल एरोजन और वेजिटेशन ग्रोथ अलाउ करती है। दो पोस्ट क्लोजर केयर। लैंडफिल बैंड होने के बाद भी मॉनिटरिंग जरूरी होती है। ग्राउंड वाटर और एयर क्वालिटी टेस्टिंग होती है। लीचेट और गैस कलेक्शन सिस्टम्स को मेंटेन किया जाता है। वेजिटेशन उगी जाती है ताकि एरोजन ना हो। ये मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस 20 to 30 साल तक चल सकता है ताकि कोई एनवायरनमेंटल इशू ना हो। 3 लैंडफिल गैस यूटिलाइजेशन। मीथेन गैस जो ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है यूज रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेशन के लिए मीथेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस लैंडफिल गैस टू एनर्जी LFGTE सिस्टम कहलाता है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ फोकस बढ़ रहा है जिसमें वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग को प्रमोट किया जाता है ताकि लैंडफिल्स का उसे कम हो सके। हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। हैजर्डस वेस्ट ऐसे टॉक्सिक और डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये वेस्ट इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और लैबोरेटरीज से आता है। हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। एक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। हैजर्डस वेस्ट को पहचानना जरूरी है ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो सके। 4 मेजर कैटेगरीज। टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फ्लैमेबल पेंट्स, सॉल्वेंट्स, कोरोसिव एसिड्स, बैटरीज, रिएक्टिव एक्सप्लोसिव्स, केमिकल बाय प्रोडक्ट्स। 2 स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन। हैजर्डस वेस्ट को सिक्योर और लीक प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के वक्त स्पेशल सेफ्टी मेजर्स और लेबल्स लगाना जरूरी होता है। 3 ट्रीटमेंट मेथड्स। हैजर्डस वेस्ट को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड्स और बेसिस को सेफ केमिकल में कन्वर्ट करना। इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर पर बर्न करके हार्मफुल सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय करना। केमिकल प्रेसिपिटेशन, टॉक्सिन्स को फिल्टर करके रिमूव करना। 4 फाइनल डिस्पोजल। सेफ डिस्पोजल के लिए हैजर्डस वेस्ट लैंडफिल्स का उसे होता है जो स्पेशली लाइंड और मॉनिटर्ड होते हैं ताकि कॉन्टैमिनेशन ना हो। सम हैजर्डस वेस्ट्स रिसाइकल भी किए जा सकते हैं जैसे बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। क्वेश्चंस फॉर अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1. की कैप एयर पोल्यूशन के 2 मैन मेड कॉजेस बताओ। 2. की कैप कॉन्टैमिनेशन का क्या मतलब है?
वाटर कॉन्टैमिनेशन के मैं सोर्सेस कौन से हैं?